नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है दिलीपपुर, और इसी दिलीपपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सिंगठी खालसा। इसी गांव के एक परिवार से कहानी की शुरुआत होती है। तो इस कहानी को, आज की जो कहानी है, इसे पूरी तरीके से आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आज से हम करीब 30-35 साल पीछे आपको लेके चलेंगे और वहीं से इसी गांव के इसी परिवार से कहानी की शुरुआत करेंगे और फिर कड़ी बाई कड़ी आपको समझाते चलेंगे ताकि पूरी कहानी समझ में आ जाए। इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे हरिशंकर वर्मा। परिवार में इनके पत्नी, बेटा, बेटी सब साथ में रहते थे। उस वक्त माता पिता भी जीवित थे। हरिशंकर वर्मा जो थे वहीं स्थानीय स्तर पर जो उनका अपना पुश्तैनी खेती बाड़ी था, वही खेती बाड़ी का काम करते थे। उसी से जो कमाई होती थी, उसी कमाई से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। अब आज से 30-35 साल पहले की बात है। जितना आज साधन संसाधन है, जितनी सुविधाएं हैं, उस वक्त नहीं हुआ करती थी। तो उसी माहौल में जो है इनका परिवार रहता था और उस वक्त के अनुसार से खुशहाल परिवार था। गांव में ठीक तरीके से गुजर बसर अपना हो रहा था। तो यही जो हरिशंकर वर्मा है, इनकी एक बेटी थी और उस वक्त वो युवा हो चुकी थी। नाम था गीता देवी। तो बेटी जब युवा हो गई थी तो परिवार का कोई भी सदस्य हो, माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो या आसपास के जो चाचा पित्ती हो, कोई भी हो, सभी को उसके शादी की चिंता सताने लगती है। ये आज तो खैर कम हो गया है क्योंकि अब तो एक समय बदल चुका है, लेकिन 30-35 साल पहले के हिसाब से बाल विवाह होता था। कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो गीता जब उस वक्त के हिसाब से शादी की योग्य हो गई तो परिवार के लोग गीता के लिए घर और वर की तलाश करना शुरू कर दिए। अब घर वर की जब तलाश करना शुरू कर दिए तो ऐसा होता है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो स्वयं तो अपने स्तर से तलाश करते ही हैं। इन्हीं के साथ साथ जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं और आसपास गांव समाज के जो गणमान्य लोग होते हैं, जिनके साथ अच्छी पटती है, जिनके ऊपर विश्वास होता है, उनसे भी कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा घर और वर देखो। तो इसी प्रकार से अपना तलाश में जुट जाते हैं। तो काफी तलाश के बाद यही प्रतापगढ़ का एक दूसरा थाना पड़ता है जिसका नाम है कोहड़ावर, और इसी कोहड़ावर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है चंदुआ डीहा में जो है एक पप्पू वर्मा नाम का जो है लड़का है वो मिल जाता है। पप्पू वर्मा भी पढ़ाई लिखाई ज्यादा थी नहीं, गीता देवी की भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, क्योंकि उस वक्त शिक्षा का जो माहौल था हमारे देश का 30-35 साल पहले, वो काफी निचले स्तर का था। बहुत ही कम लोग पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लेते थे। तो उसी माहौल की ये बात है, उसी समय की ये बात है। तो गीता देवी जो लड़की थी हरिशंकर वर्मा की, वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उसी योग्य जब वर ढूंढे तो इसी चहुआ डीहा गांव में जो है पप्पू वर्मा नाम का जो लड़का था, वही गीता की योग्य जो है, जो परिवार के सदस्य थे, उसे चुन लिए, मान लिए। तो पप्पू भी वहीं अपने परिवार के साथ में रहता था। तो पप्पू वर्मा का परिवार भी कुछ खास अलग कोई काम धंधा नहीं करते थे, बल्कि जो गांव में अपना खेती बाड़ी था वो कार्य करते थे। इसी के साथ में जो खेती बाड़ी से समय बचता था, अलग अलग जगहों पे जाके मजदूरी मेहनत करते थे और उसी से जीवन बसर कर रहे थे। तो इसी पप्पू वर्मा के साथ में जो है हरिशंकर वर्मा की बेटी गीता देवी की शादी जो है तय हो जाती है, और समय के अनुसार दोनों परिवारों की रजामंदी से पप्पू वर्मा और गीता देवी वर्मा, इन दोनों की शादी जो है संपन्न करवा दी जाती है। उसके बाद जो गीता देवी होती है वो अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। यहाँ अपना चंदुआ डीहा यहाँ पहुंच जाती है और वहां अपने पति के साथ, ससुराली जनों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। जो ससुराल के लोग होते हैं वो भी खुश, जो पति होता है वो भी खुश,
क्योंकि जो गीता देवी जी थी ये काफी जिम्मेदार जवाबदार लड़की थी। तो ससुराल में पहुंचने के बाद जो ससुराल के कार्य होता है, घरेलू कार्य जो एक गृहिणी करती है, उन सारी जिम्मेदारियों को जो है अपने ऊपर ले लेती है और उसे संभालना शुरू कर देती है। पति सहित जो ससुराल के लोग होते हैं सभी का पूरा ख्याल रखती है। समय समय पे नाश्ता खाना पीना जो होता है सब अपना तैयार करके देना शुरू कर देती है। यानी पूरा जो कार्य होता है घर का पूरा कार्य वो संभाल लेती है और इसी अनुसार से धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। शादी के बाद जो लड़कियां होती हैं ब्याह कर अपने ससुराल जाती हैं तो आना जाना मायके उनका लगा रहता है। ससुराल जाती हैं, महीना 2 महीना 4 महीना रहती हैं। उसके बाद जब कोई नया तीज त्योहार समाज में होता है तो हर बेटी अपने मायके आती है। मायके के लोग जो भाई होते हैं, पिता होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को जो है ससुराल से लेके आते हैं और फिर यहाँ पे 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन जैसा जिसकी इच्छा होती है, समय होता है, उस अनुसार से रखते हैं। उसके बाद फिर अपना ससुराल भेज देते हैं और बेटियां ससुराल चली जाती हैं। गीता देवी के साथ भी ऐसा ही होता रहा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसके बाद जो गीता देवी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। तो हमारे समाज में एक चलन है कि लड़की की शादी होती है, ससुराल जाती है और जब वो गर्भवती होती है तो पहला बच्चा जो होता है वो मायके में ही होना चाहिए। ये ज्यादातर घरों में प्रचलन है, तो वहां पर भी था। गीता देवी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जब उनके डिलीवरी का समय आता है तो जो उनके मायके पक्ष के लोग होते हैं, माता पिता, ये लोग जो है गीता देवी को ससुराल से अपने घर मंगवा लेते हैं। यानी जो इनका गांव था सिंगठी खालसा, यहाँ मंगवा लेते हैं और गीता देवी जो है अपने माता पिता जो मायके पक्ष के लोग होते हैं उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिन के बाद में गीता देवी एक बेटी को जन्म देती है और बेटी का नाम सब लोग रखते हैं ज्योति कुमारी, ज्योति वर्मा। जो ज्योति होती है ये काफी खूबसूरत होती है। जब पैदा हुई तो काफी रिष्ट पुष्ट थी, जिससे जो मायके पक्ष के लोग थे ये भी काफी खुश और जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो भी काफी खुश थे। जो पति था पप्पू वर्मा ये भी काफी खुश था। गीता देवी भी खुश क्योंकि पहली बार वो जो है मां बनी थी। अब समय के साथ जो लड़की पैदा हुई थी ज्योति, इसकी परवरिश होने लगती है और उसके बाद में जो ज्योति है, ज्योति जब छोटी थी, मां के गोद में थी या मां का स्तनपान करती थी, तब तक वो अपनी मां जो अपना गीता देवी होती है उनके ही साथ रहती। जब वो मायके में रहती तो मायके में उनके साथ रहती, जब ससुराल जाती तो ससुराल में उनके साथ जाती। समय के साथ कुछ साल जब बीत गया, यानी 2-3 साल जब बीत गया, ज्योति 2-3 साल की जब हो गई, 3 साल के करीब, तो जो गीता देवी होती है फिर से एक बार प्रेग्नेंट होती हैं। अब जब फिर से प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद जो ज्योति होती है ये मायके में ही पैदा हुई थी, अपने नाना मामा के घर में पैदा हुई थी। तो जो गीता थी ज्योति की माँ, वो बेटी ज्योति को अपने मायके भेज देती हैं। यानी ज्योति जो है अपने ननिहाल आ जाती है और उसकी परवरिश उसके जो नाना मामा और नानी, वहां के जो परिवार के सदस्य होते हैं वो करने लगते हैं। अब गीता देवी जो है वहां प्रेगनेंसी में अपने ससुराल में रहती हैं और कुछ दिन के बाद डिलीवरी का समय आता है तो फिर दूसरा बच्चा जो होता है वो बेटा होता है, बेटे को जन्म देती हैं। और उसके बाद गीता देवी जो है ससुराल में ही बेटे की परवरिश करना शुरू कर देती हैं। अब जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, पति, गीता देवी, सब काफी खुश होते हैं, कुछ दिन तक जश्न मनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे माहौल सामान्य हो जाता है। अब गीता देवी, उनके पति पप्पू वर्मा, ससुराल के लोग खुश इस बात को लेकर होते हैं कि किसी भी घर में जब नई पीढ़ी तैयार होती है जिसमें बेटा बेटी दोनों होते हैं तो उनको एक उम्मीद जग जाती है कि अब आगे की पीढ़ी हमारी हो चुकी है, अब आगे हमारे बाद जो हमारा कुल है, ये जो बेटा बेटी वर्तमान में हुए हैं यही आगे बढ़ाएंगे, यही आगे युवा होंगे, जवान होंगे। तो इस बात को लेकर सभी को गर्व रहता है और सभी काफी खुश होते हैं। अब बेटे की परवरिश शुरू हो जाती है तो जो बेटा होता है, बेटी की परवरिश ससुराल में ही गीता देवी अपने ससुराली जनों के साथ, पति के साथ मिलकर करती हैं। लेकिन बेटी जो होती है ज्योति, इसकी परवरिश उसके ननिहाल में होने लगती है। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जो ज्योति होती है वो बड़ी होने लगती है और फिर जो नाना मामा होते हैं
वहीं पर जो अपना इनका गांव था सिंगठी खालसा, वहीं एक प्राइवेट स्कूल में जो है उसका एडमिशन करवा देते हैं। एडमिशन हो जाता है तो ज्योति वहीं अपने नाना मामा के साथ में रहकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देती है। अब रोजाना सुबह तैयार होकर स्कूल के समय पे स्कूल जाती है और जब छुट्टी होता है घर वापस आती है। इसी प्रकार से समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और ज्योति अब काफी बड़ी हो जाती है, 6वीं 7वीं क्लास में पहुंच जाती है। तो गांव के बगल ही जो है स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, तो गांव के बहुत सारे बेटे बेटियां वहां पे पढ़ाई करते थे। ज्योति वर्मा भी उसी में से एक थी जो अपने ननिहाल में रह के वहीं पे पढ़ाई करती थी। तो जितने बच्चे थे सब एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। ज्योति भी एक दूसरे को जानती थी, पहचानती थी। तो उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते करते इसी के साथ में उसी सिंगठी खालसा गांव का एक लड़का जो होता है, यही जो ज्योति वर्मा के नाना मामा होते हैं, इन्हीं के घर के पड़ोस यानी बगल का ही होता है, पड़ोस का ही होता है, जिसका नाम होता है उदयराज वर्मा। वो भी ज्योति के ही साथ, ज्योति के ही क्लास में पढ़ाई करता था। पढ़ाई जब साथ में ही करते थे तो बचपन से लेकर धीरे धीरे बड़ा भी साथ में ही होते गए। सब एक दूसरे को देखते थे, बातचीत होती थी, साथ में खेलना कूदना। अब जब ये लोग बड़ा होने लगे तो इन दोनों के बीच में जो है प्रेम हो जाता है। अब जब प्रेम हो जाता है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तो जो उदयराज वर्मा होता है, यह भी ज्योति वर्मा का जो ननिहाल था रहती थी, वहां घर पर जाता है, वहां भी बातचीत होती है, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बातचीत होती है। ज्योति भी उदयराज वर्मा के घर पर आती है, यहाँ पर भी बातचीत होती है। दोनों के परिवार के जो लोग होते हैं दोनों को जानते हैं और यह भी पता होता है कि ज्योति और उदयराज वर्मा दोनों एक दूसरे से जो है काफी अच्छे मित्र हैं। मतलब जैसा होता नहीं कि साथ में पढ़ाई लिखाई दोनों करते हैं, लेकिन उम्र कम होती है तो इतना ज्यादा ध्यान परिवार के लोग नहीं देते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो ग्रामीण परिवार था तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब इसी प्रकार से इनका समय आगे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जो ज्योति वर्मा होती है ये 8वीं तक पढ़ाई वहीं अपने ननिहाल में रह के उसी प्राइवेट स्कूल में कंप्लीट करती है। अब इधर जो ज्योति वर्मा के जो माता पिता होते हैं, पप्पू वर्मा और गीता वर्मा, तो अब चूंकि ज्योति जो थी ये 8वीं क्लास अपने ननिहाल में रह के पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी, संपन्न कर चुकी थी। तो अब करीब इसकी एज 14-15 साल के आसपास में हो चुकी थी। माता पिता के परिवार में भी काफी परिवर्तन आ चुका था और जो ज्योति का छोटा भाई था, ज्योति के बाद जो पैदा हुआ था, वो मानसिक रूप से कुछ विकलांग रहने लगा और जिसकी वजह से पप्पू वर्मा और गीता देवी पति पत्नी इस काफी परेशान रहने लगे। अब जैसे बताया कि पप्पू वर्मा पहले परिवार के साथ में खेती बाड़ी करते थे, उसके बाद में फिर ट्रक ड्राइवर बन गए थे। अब इधर ज्योति वर्मा 8वीं क्लास पास कर चुकी थी, उधर जो छोटा भाई था मानसिक रूप से विकलांग रहने लगा। तो पप्पू वर्मा और गीता देवी दोनों पति पत्नी ये प्लान बनाते हैं कि बेटा तो लगभग एक हिसाब से हाथ से निकल गया, कुछ आगे इसके माध्यम से हो नहीं सकता है क्योंकि मानसिक रूप से काफी वीक है ये। अब एक बेटी है, उसी से उम्मीदें हैं। अब ये है कि बेटी को अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा दे दी जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा दी जाए तो भविष्य में ये जो है आगे का जो भी है संभालेगी, यही विचार बनाते हैं। लेकिन सोचते हैं कि ननिहाल में इतना दिन रहते रहते हो गया है, पहले छोटी थी अब वो बड़ी हो गई है, अब अगर वो ननिहाल में रहती है तो लोग कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, जग हंसाई होगी तो थू करेंगे कि जवान बेटी को जो है बाहर भेज कर रखे हैं, ननिहाल में रखे हुए हैं। इस प्रकार के समाज से जो है टीका टिप्पणी आने का जो है खतरा होता है और अमूमन ऐसा होता भी है। तो सोचते हैं कि ज्योति को जो है वापस घर ले आते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि गांव के आसपास नजदीक में कोई कॉलेज है नहीं। अगर 8वीं पास हो गई है, उसका एडमिशन किसी इंटर कॉलेज में करवाते हैं तो कहां पे करवाएंगे, गांव के आसपास नहीं, बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पप्पू वर्मा और गीता वर्मा ये प्लान बनाते हैं कि ऐसा करते हैं कि चलो कहीं घर छोड़कर जो है बाहर शहर में जो है बाजार में कमरा ले लेते हैं जहां आसपास में कॉलेज वगैरह हो। तो इससे 2 लाभ होगा, एक तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक तरीके से होने लगेगी, उसके लिए दिक्कत नहीं होगी, बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। दूसरा नंबर, हम ड्राइवरी का कार्य करते हैं तो हमारा कोई टाइम टेबल है नहीं,
कभी दिन में आ जाते हैं, कभी रात हो जाती है, तो हमें भी रात में गांव दूर पड़ता है, वहां पहुंचने में दिक्कत होती है। अगर शहर में क्वार्टर ले लेते हैं तो बच्चों के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो यही सोचकर वहीं पे एक बाजार पड़ता है, जो कोहड़ावर थाना है, इसी के अंतर्गत एक बाजार पड़ता है जिसका नाम है मदाफरपुर बाजार। मदाफरपुर बाजार में जो है एक राजीव उपाध्याय नाम के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के यहाँ कमरा किराए पे ले लेते हैं और उसी कमरे में जो है पप्पू वर्मा और गीता वर्मा पति पत्नी, और जो ज्योति वर्मा बेटी होती है वो, और छोटा बेटा, ये चारों लोग साथ में रहने लगते हैं। और जो ज्योति वर्मा होती है वहीं बाजार के पास में ही, जो मदाफरपुर बाजार था इसी के पास में एक इंटर कॉलेज में जो है एडमिशन करवा देते हैं, वहीं पे पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देती है। जो बेटा होता है वो भी स्कूल में जाता है, लेकिन जैसे बताया मानसिक रूप से थोड़ा वीक था, तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है पढ़ाई लिखाई पे, माता पिता के साथ ही ज्यादातर घर पर ही रहता है, माँ के साथ में। अब गांव में जब रहते थे तो खर्चा उतना नहीं होता था, बेटी ननिहाल में रहती थी तो उसका भी खर्चा नहीं था, लेकिन अब बेटी भी साथ में रहने आ गई, पढ़ाई लिखाई कर रही है, बड़ी हो चुकी है, तो खर्चा लगभग बढ़ चुका था। शहर में क्वार्टर लेके रहने आए तो क्वार्टर का किराया भी देना पड़ता था, पानी का देना पड़ता था, लाइट का अलग देना पड़ता था, तो खर्चा काफी बढ़ चुका था। लेकिन फिर भी पप्पू वर्मा जो थे ये हार नहीं मान रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अगर इनकी परवरिश अगर ठीक ठाक तरीके से हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा तकलीफ उठा लेंगे। अब इसी प्रकार से समय आगे बढ़ता गया। इसी बीच जो पप्पू वर्मा होते हैं इनका एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर थे ही एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर परिवार पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। काफी इलाज होता है पप्पू वर्मा का, इलाज के बावजूद ये पूरी तरह ठीक नहीं होते हैं, बल्कि ये भी मानसिक रूप से काफी टूट जाते हैं, विकलांग हो ही जाते हैं। और उसके बाद इनका काम धंधा पूरी तरह से ठप हो जाता है। अब परिवार में जो आर्थिक आवक थी पप्पू वर्मा के माध्यम से वो पूरी तरह बंद हो जाती है। अब स्थिति यह आ जाती है कि जो दो बच्चे हैं उनका भरण पोषण कैसे करना है, हम दो व्यक्ति हैं पति पत्नी, उनका भरण पोषण कैसे हो, बेटी पढ़ाई कर रही है उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे आए, इन सब चीजों को लेकर बहुत दिक्कत हो जाती है। यही सब सोच के गीता देवी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती हैं। जो पप्पू वर्मा होते हैं ये भी काफी परेशान होते हैं, लेकिन पप्पू वर्मा मानसिक रूप से काफी वीक हो चुके थे, तो उनके माध्यम से तो अब आगे कुछ हो नहीं सकता था। अब गीता वर्मा के पास में जो है कोई उम्मीद भी नहीं थी और कोई विकल्प भी नहीं था। अब उसको विचार में पड़ी रहती हैं। उसके बाद सोचती हैं कि अब जिंदगी तो गुजारना है, दो बच्चे हैं, इनकी परवरिश तो करना है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहीं जो बाजार था मदाफरपुर बाजार, वहीं पे मजदूरी का काम करने लगती हैं। अब जब काम करने लगती हैं तो वहां से जो पैसा मिलता है, जो धन मिलता है, उसी से जो है अपना पति पत्नी और दो बच्चे होते हैं उनका परवरिश, ज्योति वर्मा जो होती है उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा नॉर्मल तरीके से देखने लगती हैं। अब परिवार और दोनों बच्चे भी पूरी तरह से एक बहुत ही वीक जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। स्थिति काफी आर्थिक रूप से वीक हो जाती है, इन लोगों की, सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ज्योति वर्मा थी, जैसे बताया था कि जब वो प्राइवेट स्कूल में 8वीं तक पढ़ी थी तो वहीं का रहने वाला, उसके ननिहाल का रहने वाला उदयराज वर्मा, इन दोनों के बीच में प्रेम हो गया था। तो ज्योति वर्मा जब यहाँ आ जाती है अपने यहाँ माता पिता के पास और यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ने लगती है, तब भी इन दोनों का कांटेक्ट जो है उदयराज वर्मा और ज्योति का बना रहता है, दोनों का फोन पे बातचीत होती रहती है। इसी बीच ज्योति जो है अपने नाना मामा के यहाँ आना जाना भी उसका लगा रहता है, वहां पे उदयराज वर्मा के साथ मेल मुलाकात होती है। और इसी के साथ उदयराज जो होता है वो भी समय निकाल कर यहाँ जहाँ पे ज्योति वर्मा पढ़ाई करती थी इंटर कॉलेज में, वहां पर आता है, ज्योति से मेल मुलाकात करता है, उसके बाद चुपचाप चला जाता है। तो पहले छोटे थे, परिवार के जो लोग थे जब ये दोनों मिलते थे तो इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब ये जवान हो चुके थे और इस उम्र में कोई लड़की किसी लड़की के साथ बातचीत करती है या कोई लड़का किसी लड़की के साथ बातचीत करता है अकेले में या किसी आरक्षित जगह पर, तो लोग संदेह जताएंगे ही जताएंगे। अब इसी प्रकार से इन दोनों का जो है मेल जोल होता रहता है, फोन पर बातचीत होती रहती है। धीरे धीरे समय के साथ इन दोनों के संबंध का खुलासा हो जाता है।
खुलासा जब हो जाता है तो इसकी जानकारी जो ज्योति के मायके पक्ष के लोग होते हैं, नाना मामा, इनको भी जानकारी हो जाती है और जो ज्योति के माता पिता होते हैं उनको भी जानकारी हो जाती है। अब जो उदयराज वर्मा होता है ये ज्योति वर्मा से शादी करने के लिए कहता है, शादी का प्लान बनाता है, ज्योति से जो है बातचीत करता है तो ज्योति तो एग्री हो जाती है क्योंकि ज्योति भी उससे प्रेम करती थी। लेकिन परिवार के लोग जो होते हैं वो एग्री नहीं होते हैं, ना ज्योति के परिवार वाले एग्री होते हैं, ना उसके नाना मामा के घर वाले होते हैं वो एग्री होते हैं। लेकिन फिर भी जो उदयराज वर्मा होता है ये जिद पे अड़ा रहता है कि मुझे शादी करना है तो ज्योति से ही करना है, ज्योति अगर मेरी नहीं होगी तो मैं इसको किसी का भी नहीं होने दूंगा, ये प्रण कर लेता है। और इसी बीच जो उदयराज वर्मा होता है इसकी पढ़ाई भी छूट जाती है, 11वीं तक की पढ़ाई करता है, उसके बाद पढ़ाई छूट जाती है इसी प्रेम के चक्कर में पड़ के। अब जो उदयराज वर्मा होता है ये अपने जो परिवार के लोग होते हैं, माता पिता, उनसे भी ये बात बताता है और इसी के साथ जो ज्योति के मायके के लोग होते हैं, नाना मामा, उनसे भी बात करता है, मनाने का प्रयास करता है। जो ज्योति के माता पिता होते हैं उनसे भी मनाने का प्रयास करता है शादी के लिए, लेकिन वो लोग मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होते हैं। बल्कि जो ज्योति के मामा होते हैं, मनीष वर्मा नाम होता है, मनीष वर्मा, ये उदयराज वर्मा को मारने की धमकी भी देते हैं, उसके परिवार के लोगों के साथ झगड़ा विवाद भी करते हैं। इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो जाती है। लेकिन अब तो उदयराज जो वर्मा था उसने प्रण ले लिया था कि अगर ज्योति की शादी होगी तो उसे मेरे साथ, ज्योति होगी तो उसे मेरी होगी, अन्यथा इसको मैं किसी का भी नहीं होने दूंगा। इस प्रकार का प्रण कर लेता है और उसी प्रण के हिसाब से जो है अपना काम करने लगता है। ज्योति को डराता धमकाता भी है, उसके परिवार के लोगों को डराता धमकाता है, लेकिन लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा इस पर केयर नहीं करते हैं। लोगों को यही लगता है, समाज के लोग, परिवार के लोगों को यही लगता है कि अभी उम्र कम है, लड़का है, जज्बात में आके इस प्रकार का जो है बहकी बहकी बातें कर रहा है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्योति भी 12वीं क्लास लगभग कंप्लीट कर चुकी थी, उसके बाद घर में रहने लगी। वहीं माता जी जो उसकी थी घर में ही हाथ बटाना शुरू कर दी। धीरे धीरे समय आगे 2-3 साल जब बीत गया और ज्योति करीब जब 22 साल की, 21-22 साल की हो गई तो फिर उसकी शादी करनी थी। तो जो नाना मामा होते हैं ये, और जैसे बताया कि पिता मानसिक रूप से वीक हो चुके थे तो उनके हाथ में कुछ था नहीं, पैसे कौड़ी थे नहीं, परिवार का गुजर बसर ही किसी तरीके से गीता देवी के मजदूरी मेहनत करने से ही चल रहा था, तो शादी के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब लड़की थी तो शादी करना ही करना था। अब गीता देवी जो होती हैं वो अपने जो मायके पक्ष के लोग होते हैं, माता पिता भाई, इन लोगों से ज्योति के लिए घर और वर की तलाश करने के लिए कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से बेटी का हाथ पीला करके इसे जो है विदा कर दिया जाए, क्योंकि घर की इज्जत मर्यादा का मामला है, समाज के इज्जत मर्यादा का मामला है। इस प्रकार की बात करती हैं तो नाना मामा जो होते हैं उसके जान पहचान के कुछ लोग और होते हैं, वो सब ज्योति के लिए एक उचित घर वर की तलाश करते हैं। अब घर वर की तलाश जब हो जाती है और शादी भी तय हो जाती है, उसके बाद अब दिक्कत होती है कि ज्योति की शादी के लिए पैसा कहां से आए, क्योंकि गीता देवी के पास था नहीं। पिता पप्पू वर्मा कुछ करते नहीं थे, वो तो एक हिसाब से पूरी तरह से निल्ल हो चुके थे। अब गीता देवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अब चूंकि इन लोगों को इस बाजार में यानी मदाफरपुर बाजार में रहते काफी समय बीत चुका था, तो बाजार के जितने लोग थे उनमें से ज्यादातर लोगों के साथ में जो है इन लोगों की जान पहचान हो चुकी थी। अब जो गीता देवी होती है, जो बाजार में रहने वाले जो थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं उन लोगों के पास में जाती है, जिन लोगों के साथ जान पहचान होती है। जो गीता देवी होती है ये बाजार में ऐसे ही लोगों के पास जाती है जो आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत थे और जान पहचान के थे, इन लोगों के पास जाती है और बेटी की शादी की बात बताती है और इसी के साथ साथ उनसे मदद भी मांगती है, आर्थिक मदद भी मांगती है बेटी की शादी के लिए। तो सभी लोग जो है तैयार हो जाते हैं, उचित मदद करने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ज्योति की शादी का एक डेट सुनिश्चित कर दिया जाता है, दिन सुनिश्चित कर दिया जाता है और उसके बाद अभी इसी महीने में 15 नवंबर 2024 को जो है, यानी 15 नवंबर 2024 को शुक्रवार को शादी का डेट होता है और फिर उस दिन जो मदाफरपुर बाजार के लोग होते हैं वो
ज्योति वर्मा का जो है बड़े ही धूमधाम से सामाजिक रीति रिवाज के साथ में उसकी शादी संपन्न करवा देते हैं और रीति रिवाज के साथ सम्मान पूर्वक उसे विदा कर देते हैं। अब शुक्रवार को शादी थी 15 तारीख को, दूसरे दिन 16 तारीख को विदाई थी। अब विदा होके ज्योति वर्मा अपने ससुराल चली जाती है। ये चीज उदयराज वर्मा जो होता है, ज्योति का प्रेमी, उसे बहुत खराब लगता है, क्योंकि वो पहले ही प्रण ले चुका था कि ज्योति से मेरी होके रहेगी या तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा। ये पहले ही प्रण कर दिया था। अब काफी प्रयासों के बाद जब ज्योति की शादी नहीं हो पाती है तो फिर अंदर से वो पूरी तरह से तमतमा उठता है। आक्रामक और हिंसात्मक मानसिकता उसकी बन जाती है, विचार उसके बन जाते हैं। तो शुक्रवार को शादी हुई थी 15 तारीख को, 16 तारीख को ज्योति वर्मा अपने ससुराल चली गई और उदयराज वर्मा ये सोच लेता है कि अब ज्योति अगर मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी का भी बनकर उसे रहने नहीं दूंगा। ये प्रण तो पहले ही ले चुका था, लेकिन अब शादी जब उसके साथ नहीं हुई काफी प्रयासों के बाद, तो उसने ये डिसीजन ले ही लिया कि अब ज्योति को जो है खत्म ही कर देना है और खुद को भी अपनी जिंदगी समाप्त कर देना है। उसके बाद में जैसे बताया कि शुक्रवार 15 तारीख को 15 नवंबर 2024 को ज्योति की शादी हुई और 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार को उसकी विदाई हो गई और उसके बाद वो ससुराल चली गई। अब जो उदयराज वर्मा था ये पता लगाने लगा कि ज्योति ससुराल से वापस कब आएगी। अब ये जब पता लगाने लगा तो पता चल गया कि सोमवार को वापस आएगी और फिर उदयराज वर्मा उसी अनुसार से जो है अपना प्लान बनाना शुरू कर देता है और सोमवार का इंतजार करने लगता है। अब शनिवार को ज्योति गई थी ससुराल, शनिवार को रहती है, इतवार को रहती है, सोमवार शाम तक जो है वापस फिर यहीं पर आ जाती है मुजफ्फरपुर बाजार, जहां पे किराए के कमरे पे जो है उसके माता पिता भाई रहते थे, जहां से शादी विवाह संपन्न हुआ था, वहीं पे आ जाती है। अब सोमवार को शाम को ज्योति घर पर आ जाती है, लेकिन घर पे इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो घर जो है राजीव उपाध्याय जी का था, वहीं पे उनका पूरा परिवार रहता था, इसी के साथ बाजार के अंदर घर था और वहीं पे कुछ पुलिस वाले भी इन्हीं के घर में जो है कमरा लेके किराए पे रह रहे थे। तो उदयराज वर्मा को लगता है कि अगर वहां जाकर अगर ज्योति को मारते हैं या उसका कत्ल करते हैं तो पकड़े जाने का खतरा रहेगा, तो इस डर से वहां नहीं जाता है। लेकिन वो वहीं जहां पे ज्योति का घर था, यानी अपना मुजफ्फरपुर बाजार में, उसी के घर के आसपास में रेकी करना शुरू कर देता है और इंतजार करने लगता है कि ज्योति वर्मा घर से बाहर निकलेंगी तो उसको सीधा मार देंगे। और प्लान के अनुसार से ये अपना जो देसी कट्टा वगैरह अवधि वगैरह होता है इसकी तैयारी करके रखता है और पूरी तरह सब कंप्लीट रहता है। अब सोमवार शाम को तो ज्योति ससुराल से आई थी, उस दिन तो कुछ हो नहीं पाया, रात पूरा बीत गया। मंगलवार की बात है, सुबह के समय यानी 19 नवंबर को सुबह सुबह का समय था और बाजार के लोग और जो परिवार के लोग पूरी तरह से घर से बाहर भी नहीं निकले थे। उसी समय अर्ली मॉर्निंग ज्योति उठती है, घर से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद जो खेत सिवान होता है, खेत सिवान की ओर जाती है और घर से मात्र 200-300 मीटर दूर करीब जाती है। फिर वहीं पर जो उदयराज वर्मा होता है वो छुपा हुआ बैठा था, वो वहीं पर ज्योति वर्मा पे सीधा उसी जो देसी अवधि लेके आया था उसी से जो है दाग देता है। उसके बाद ज्योति वर्मा वहीं लहूलुहान के होकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर उदयराज वर्मा वहां से भागता है और मात्र वहां से 200 मीटर दूर जाने के बाद उदयराज वर्मा अपने आप को भी गोली मार लेता है। गोली उसके पेट में लगती है और उसकी भी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब सुबह के समय खेत की तरफ से गोली चलने की जब आवाज आती है, 2 राउंड फायर की आवाज आती है, तो जो ज्योति वर्मा के घर वाले होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये आवाज कैसी है, कहां गोली चली है। अब सब लोग भागकर वहां जाते हैं तो रास्ते में ही ज्योति वर्मा लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती हैं और देखते हैं कि वो मृत अवस्था में है, यानी उसकी जान जा चुकी है। अब तुरंत कोहराम मच जाता है। तुरंत जो ज्योति वर्मा के जो है माता होती हैं, भाई होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, परिजन होते हैं, वो सब भाग भाग के वहां पहुंचते हैं, चीख पुकार मच जाती है। अब तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाकर
जो कोहड़ौर थाने की पुलिस होती है, एक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। अब चूंकि इतनी सुबह सुबह एक युवा लड़की को, जिसकी शादी मात्र 3-4 दिन पहले ही हुई थी, उसको कोई व्यक्ति गोली मार के भाग गया, उसकी हत्या करके भाग गया। इससे पुलिस भी सदमे में आ जाती है। अब जो टीम घटनास्थल पर गई थी, वो टीम तुरंत जो जिले के आला अधिकारी होते हैं पुलिस विभाग के, उनको सूचना देते हैं। सूचना पाते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। एसपी सहित जितने क्षेत्राधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, कुछ ही देर में दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो ज्योति की डेड बॉडी होती है, पुलिस वहां अपने कस्टडी में लेके जो घटना स्थल पर अपना मौके पर मुआयना होता है, जांच पड़ताल करते हैं और पंचनामा करने के बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। ज्योति वर्मा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद पुलिस वहां जो आसपास के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। तो उन्हीं में से कुछ लोग बताते हैं कि सर, जब यहां से गोली दगने की आवाज आई है, हम लोग तुरंत भागकर घटनास्थल पर पहुंचे हैं, तो यहां से किसी व्यक्ति को भागते नहीं देखे हैं और तभी से यहीं पर है वो चौतरफा, कहीं से भी किसी को भागते नहीं देखा गया है। अब इस पुलिस भी चौतरफा देखती है तो पूरा मैदान खाली होता है, छोटी छोटी जो फसलें होती हैं धान वगैरह की, वही लगी होती हैं। तो पुलिस को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति भागा होता तो गांव वाले जरूर देखते कि किसी तरफ कोई व्यक्ति गया हो, और गांव वाले कहते हैं कि किसी व्यक्ति को भागते देखा ही नहीं है। तब पुलिस को संदेह हो जाता है कि हो सकता है मारने वाला व्यक्ति यही आसपास फसल के अंदर ही कहीं छुपा ना हो। अब पुलिस तलाशी अभियान शुरू कर देती है। अब जब तलाशी अभियान शुरू करते हैं तो घटना स्थल से मात्र 300 मीटर दूरी पर, 200-300 मीटर दूरी पर जो उदयराज वर्मा होता है, उसकी डेड बॉडी भी इसको मिल जाती है। उसके बाद पुलिस उदयराज वर्मा के परिजनों को जो है सूचना देती है। सूचना पाकर वहां भी कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। जो उदयराज वर्मा के परिवार के सदस्य होते हैं वो भी भाग भाग के घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उसके बाद पुलिस पंचनामा करने के बाद उसकी डेड बॉडी को भी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस पता लगाने लगती है तो पता ये चलता है कि इन दोनों के बीच में जो है प्रेम संबंध था काफी दिनों से, और उदयराज वर्मा जो था वो ज्योति से शादी करने वाला था, और ज्योति की शादी जब उसके साथ नहीं हो पाई, दूसरे के साथ हो गई, उसके बाद उदयराज वर्मा जो है आक्रामक और हिंसात्मक हो चुका था और वो धमकी भी दे चुका था कि अगर ज्योति मेरी नहीं तो किसी की भी होकर नहीं जीने दूंगा, उसे नहीं रहने दूंगा। ये धमकी पहले ही दे चुका था। ये जो परिवार के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो पुलिस को बताते हैं। उसके बाद पुलिस को लगता है कि उदयराज वर्मा पहले आया, ज्योति को गोली मारा होगा और गोली मारने के बाद 200 मीटर दूरी पर जाके स्वयं भी गोली मार के आत्महत्या कर लिया। पुलिस यही अनुमान लगा रही है, लेकिन सिर्फ अनुमान के सहारे पुलिस इस पूरे मामले का निस्तारण नहीं कर सकती है। उसके लिए एक उचित साक्ष्य होना आवश्यक होता है। तो पुलिस उसी साक्ष्य के लिए अपना जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है और आगे इस मामले में किस प्रकार की विधिक कार्रवाई होनी है उस पर भी कार्य अपना पुलिस करना शुरू कर देती है। तो फिलहाल यहां पर भी प्रेम संबंध यानी अवैध संबंध को लेके ही विवाद था, जिसकी वजह से एक लड़का एक लड़की की जान चली गई दोस्तों। लेकिन यहाँ का जो प्रेम था वो कुछ अलग ही था। यहाँ परिवार के लोगों की हठ की वजह से ये घटना घटी है। जब लड़की भी शादीशुदा नहीं थी, लड़का भी शादीशुदा नहीं था, कास्ट की भी दिक्कत नहीं थी, तो ज्योति वर्मा के जो परिवार के लोग थे, मेरे विचार से शादी विवाह कर देना चाहिए। लेकिन हो सकता है उन लोगों का कुछ आपसी या व्यक्तिगत या पारिवारिक या सामाजिक कुछ दबाव रहा हो या कुछ मामला रहा हो जिसकी वजह से शादी नहीं किए हो। लेकिन जो भी है, जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब जो भी है सामने है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।